नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आधी आबादी पूरा हक। अपने फैसलों से चौंकाने वाली मोदी सरकार ने फिर चौंका दिया है। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। अब मोदी सरकार के इस फैसले का असर 5 राज्यों समेत मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि यूपीए सरकार ने बिल लटका कर रखा था, सरकार जाने की डर से बिल पेश नहीं किया जा रहा था। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? क्या अब कांग्रेस श्रेय लेकर आधी आबादी को लुभाना चाहती है? सवाल तो यह भी है, आखिर इस बिल का असर 2023 और 2024 के चुनाव पर कितना पड़ेगा? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दो 2023 और 24 के चुनाव होंगे रोचक। आधी आबादी को मिलेगा पूरा हक। महिलाओं को 33% आरक्षण। आरक्षण पर शुरू हुआ सियासी रण। बीजेपी ने फिर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक को नए सदन में पेश किया। बीजेपी ने आधी आबादी को पूरा हक देने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से यकीनन जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि महिलाओं को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार भी कई योजनाएं चला रही है। इसमें लाडली बहना योजना अहम है। हालांकि महिलाओं को आरक्षण देने वाले फैसले पर अब सियासत भी तेज है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ। कुल मिलाकर एमपी में आरक्षण पर श्रेय की सियासत शुरू हो गई है। महिलाओं को 33% आरक्षण का सपना स्वर्गीय राजीव गांधी का था। जिस तरह से पंचायती राज का सपना था, उसको माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपनी सरकार में पंचायती राज स्थापित करके मध्य प्रदेश में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था। पंच सरपंचों को, जिला पंचायतों को सरकार के वो अधिकार दिए थे कि उनको बल्लभ भवन नहीं आना पड़ता था। 33% महिलाओं के आरक्षण पर श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना प्रयास किया। आज अगर होता है ये 33% आरक्षण, तो निश्चित रूप से राजीव गांधी के सपनों का भारत है। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। दरअसल महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ था। इस मुद्दे पर आखिरी चर्चा 2010 में हुई थी, जब राज्यसभा में हंगामे के बीच विधेयक को पारित कर दिया गया। हालांकि अब मोदी सरकार ने इस बिल को लाकर आधी आबादी को नई आस दी है, लेकिन कांग्रेस इस पर श्रेय लेने से पीछे नहीं हट रही। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और पूछा कि जब केंद्र में उनकी सरकार रही तब उन्होंने महिलाओं को उनका हक क्यों नहीं दिया। कांग्रेस हमेशा दूसरों की सफलता पर अपना श्रेय लेने की कोशिश करती है। पूरा देश जानता है कि इस देश में लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगने का अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला है। अगर कांग्रेस पार्टी की सही में मंशा महिला आरक्षण बिल की होती तो अभी तक कब का पास हो गया होता। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि आज जिस प्रकार से नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हमारी सरकार जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल आज प्रस्तुत कर रही है, और उसको मुझे पूरा विश्वास है कि सफल भी करेगी। जाहिर है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में, तो यूपीए सरकार ने 2008 में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया था। लेकिन यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को ये डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। हालांकि मोदी सरकार ने अब इस बिल को लोकसभा में नए सिरे से पेश किया है, और अगर ये बिल कानून बन जाता है, जो लगभग तय है, तो बीजेपी को न सिर्फ 2023 के चुनाव में बल्कि 2024 के चुनाव में भी इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहित गर्ग, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस कह रही है कि राजीव गांधी का सपना था जो पूरा हो गया।
राजीव गांधी का सपना तो आप पूरा नहीं कर पाए, कम से कम मोदी सरकार ने उनका सपना पूरा कर दिया है, तो बधाई तो बनती है कम से कम। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनती है, उनको बहुत बहुत बधाई। वो तो लेके आए हैं पहली बार, और लाए कब से हैं? आपने बिल का मसौदा पढ़ा है? बिल का मसौदा ये कहता है कि इसके बाद जो जनगणना होगी, जनगणना के बाद जो है सीटें बढ़ाई जाएंगी, लिमिटेशन होगा, और लिमिटेशन के बाद 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो अगर आज से क्यों नहीं, नंबर एक। नंबर दो, पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से, मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का आरक्षण कहां गया भाई? नगरीय निकाय में तो हम लोगों ने दिया था, कांग्रेसियों ने इसको। आप देख लीजिए कि नगरीय निकाय में जो पंचायती राज में 73-74वां संविधान संशोधन किया, तो 73वां में संशोधन के बाद पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिला ना। पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बोलने को तैयार है, पिछड़े वर्ग की कृष्णा गौर है वो बोलने को तैयार है। मतलब वो तो कह रही हैं कि आपकी मंशा पहले ठीक नहीं थी। अरे हमारी मंशा को छोड़िए, अरे हम तो ये पूछ, अरे हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये क्यों लाए हैं अभी? ये भी तो 9 साल से हैं, इनसे पूछो ना ये सवाल। ये अभी क्यों लाए जब सरकार इनकी जाने को है और चारों राज्यों में बुरा हाल हो रहा है इनका, तो जनता ठुकाई कर रही है जन आशीर्वाद यात्राओं में, तभी अभी क्यों लाए हैं? इनसे पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? और ये बताओ पिछड़े वर्ग का आरक्षण कहां गया भैया? बताइए गर्ग साहब, बताइए पिछड़े वर्ग का आरक्षण कहां गया? तो पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री महिलाओं को आप क्यों पेश नहीं कर पाए? सपना देखा तो पूरा कर देते, लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए सत्ता के डर की वजह से कि सत्ता ना चली जाए, बहुमत नहीं था। अरे हमने तो राज्यसभा में इसको पूरा करा लिया, नहीं कराया क्या राज्यसभा में इसको पास? आधा काम वो कर गए थे, सपना उन्होंने देखा, पूरा आपने कर दिया, लेकिन पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिला मोहित जी। और दूसरा, आज से ही क्यों लागू नहीं? बिल आया, उसके बाद 2 बार और बिल आया, अटल जी के समय आया, उसके बाद आखिरी बार 2008 में आया जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी चूंकि राज्यसभा से आते हैं और राज्यसभा पे वो बिल रखा गया, राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद राज्यसभा से उसको निचले सदन में लोकसभा भेजा जाना चाहिए, लोकसभा भेजा गया, तो वो लोकसभा की टेक्निकल भाषा में बात कर रहा हूं, संपत्ति हो गया। चूंकि लोकसभा की संपत्ति हो गया, तो लोकसभा में उसी कार्यकाल में, बिना कार्यकाल की समाप्ति के पहले अगर आप उस बिल को पारित नहीं कराएंगे तो बिल शून्य हो जाएगा। अरे कहां से ला रहे हो भैया, ये कहां से ला रहे हो ये चीज? आप कहां से ला कहां से रहे हो भैया? ये कहां से ला रहे हो ये चीज? क्यों नहीं पारित? कहां से? अरे कौन सा? नहीं कैसे ऐसे कैसे सुन ले? नहीं तकनीकी ऐसे कैसे सुन ले? हम बताओ ना ये कहां पर कौन सा संविधान का प्रावधान है ये कि राज्यसभा होता है? फिरोज जी, अरे आप ये नहीं, आप गलत बात तो आ जाने दीजिए पहले उनकी, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं। नहीं हमको पहले आप जानकारी दो, आप मोहर लगाए आपका चैनल कि ये सही है कि राज्यसभा में ये शून्य हो जाता है? बताओ। राज्यसभा में शून्य होने की बात नहीं है, लोकसभा में यदि कोई बिल पेश हो गया है, नहीं आ गया है, ये कह रहे हैं लागू नहीं होता, शून्य हो जाता है बाद में, जैसे लोकसभा भंग होती है अगली आ जाती है। नहीं होता। नहीं, ये इनसे पूछो कि ये हो जाता है वो तो। राज्यसभा में कब शून्य हो जाता है? सभा में आया, राज्यसभा में ये कब शून्य हो जाता है ये बताओ? हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में तो आज भी पारित है। आपने बात अब आए ना सर, अब आए लाइन बोल रहे थे वो, आप राज्यसभा में चले गए, वो लोकसभा में थे। लोकसभा के उस सत्र में आप पारित नहीं करा पाए, इसलिए लोकसभा में वो शून्य हो गया था। आपकी सरकार थी, आपकी मेजोरिटी थी, चूंकि समाजवादी पार्टी और लालू यादव जी की पार्टी आपसे विड्रॉ कर लिया था समर्थन, आपकी सरकार गिर जाती, इस डर से आपने उस समय पास नहीं कराया। बड़ी बड़ी बातें करते आप महिला आरक्षण की, आपको इतना डर था, इतना महिलाओं के आप पिताजी थे, तो बोलते हम सरकार चली जाएगी मगर हम इस बिल को पारित कराएंगे। और अगर आप क्यों नहीं खड़े हुए? अरे आप क्यों नहीं खड़े हुए उसमें? आपकी तो सुषमा स्वराज नहीं खड़ी हुई ना, क्योंकि सभी पार्टियां मांग कर रही थी कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को। भारतीय जनता पार्टी वो चाहती नहीं थी, आप समर्थन दे देते तो वैसे ही खड़े पास हो जाता बिल। सरकार क्यों गिर जाती है हमारी? वो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या जो सरकार गिर जाती? नहीं तो पेश ही नहीं किया, समर्थन कोई देता है या नहीं देता ये तो बाद में तय होता ना फिरोज जी। अरे भाई लोकसभा, अरे भाई आप बताइए, आप ये बताइए ना, सुषमा स्वराज ने ये बात कब कही? एक आध आप दिखा दो मेरे को वो पुरानी मीडिया फाइल। बात हो गई ना फिरोज जी, राज्यसभा में पेश हो गया था, पास हो गया था, लोकसभा में पेश होता, कौन उसका समर्थन कर रहा था, कौन विरोध कर रहा था, तय हो जाता।
लेकिन पेश ही अरे नहीं हुआ भाई ना। अरे ये तो क्या हुआ, इनका भी 9 साल से क्यों पेश नहीं हुआ, ये तो पूछो इनसे। लो, अब आप राजीव गांधी ने सपना देखा और इतने सालों में आपने पूरा नहीं किया, उनसे 2 साल में पूछ रहे हैं। मोहित जी बता दीजिए, जवाब दीजिए, पिछड़ा वर्ग का भी जवाब दे दीजिए। लोकसभा में अब 2008 में पास होने के बाद 2 साल का समय था, आप पेश तो करते। 2010 में हुआ था भाई साहब, हर कुछ मत बोलिए और एजेंडा चलाओगे तो आप जानते हो फिर मैं छोटा प्रवक्ता नहीं हूं फिर। हाँ ये बताओ 2010 में 2010, अरे भैया तुम शांत रहो, बीच में मत बोलो। 2010 में बताओ ना, 2010 में कब हुआ था, 2008 में कब हुआ था, 2010 में पारित हुआ था। मुझे मेरा काम करने दो ना, सीधे बहस मत नहीं, करो। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके बोलिए ना प्लीज। अरे आप तो ये चाह रहे हो कि मैं ये कह दूं कि भैया वो हम नहीं पारित कर पाए, मोदी जी की जय हो गई, आप तो ये चाह रहे अरे हैं। आप इन्हें धन्यवाद दे दिया अभी, पहले पूरी बात तो आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे तो हम यही तो कह रहे हैं ना, इनसे पूछो, ये तो लगे पूछ तो लिया आपका सवाल, अब आप शांत रहोगे जब तो जवाब आएगा ना मालिक। राजीव जी का सपना था, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, होना भी चाहिए। तो आपने 2008 के बाद 14 तक सरकार थी, तो दोबारा आपने क्यों नहीं पेश किया? दोबारा कर लेते आप 2010 से 14 के बीच में। 2014 से 2023 तक क्यों नहीं पेश किया, ये बताओ, क्या कर रहे थे मोदी जी? आप इतने दिन में जनगणना भी करा लेते, लिमिटेशन भी करा लेते। साल का कचरा हो रहे थे, वो साफ कर रहे थे 9 सालों में, कश्मीर से हमारी तक। अरे वाह, अडानी भैया को फैक्ट्री बेच रहे थे। अच्छा, अडानी को फैक्ट्री बेच रहे थे, अडानी को फैक्ट्री बेच रहे थे। हाँ चलो, सेठ जी का पेट भर गया, लौट रहा हूं, दिशा से मत भटकिए। सूर्यकांत जी, क्या 2023-2024 में महिला आरक्षण बिल मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि जब बिल लागू होगा और बिल की सारी डिटेल जब जनता के सामने आएगी, तब जनता समझ पाएगी कि इस बिल का उसे कितना फायदा होने वाला है। रही बात इन 4-5 राज्यों के चुनाव की, तो मुझे लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में इस बिल का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ना तो अभी ये। लेकिन सूर्यकांत जी, क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? मध्य प्रदेश में आधी आबादी को साधने का जतन कांग्रेस भी कर रही है, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रही है, 1500 रुपए नारी सम्मान योजना में देने की बात कर रही है। शिवराज सरकार लाडली बहना योजना ले आई, यह भी तो आधी आबादी को साधने का ही है। यदि उस आबादी को आरक्षण का लाभ मिलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इसी विधानसभा से उन्होंने कहा कि जब तक लागू नहीं होता पार्टी अपने स्तर पर लागू करेगी तो फायदा नहीं होगा। पार्टी अपने स्तर पर कितना लागू करती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और दोनों दलों के प्रवक्ता भी जानते हैं। कहा कुछ जाता है, होता कुछ और है। लेकिन यह तो सत्य है कि अगर इसको तत्काल लागू कर दिया जाता, इसी विधानसभा चुनाव से लागू कर देते, तो कहीं ना कहीं इसका फिर दूरगामी परिणाम देखने को मिलता। जहां तक योजनाओं की बात है, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आधी आबादी पर फोकस निश्चित रूप से है, लेकिन उस आधी आबादी के फोकस का जो श्रेय है दोनों राजनीतिक दलों को जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना कब आई? जब कांग्रेस ने अपनी गारंटी लागू की। या अन्य योजनाएं कब? सस्ता सिलेंडर देने की योजना कब आई? जब कांग्रेस ने सिलेंडर देने की गारंटी की। तो उसको उस कांग्रेस को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कि कांग्रेस का प्रभाव न बढ़ जाए या महिलाएं कांग्रेस की तरफ मतदान करने के लिए उत्सुक न हो जाएं, तब मध्य प्रदेश की सरकार को इस मामले में गंभीरता से चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी कह रहे थे कि हार के डर से ले आए वो आरक्षण। देखिए, राजनीति आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। मुझे लगता है कि जब ये बिल पास होगा तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ही श्रेय होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसका स्वागत भी किया है और कांग्रेस ने इसको समर्थन देने की घोषणा भी की है। लेकिन ज्यादा श्रेय मोदी सरकार को इसलिए जाएगा क्योंकि वो इस बिल को लेके आए हैं और उन्होंने इस बिल को लाने की इच्छा शक्ति दिखाई है। इसलिए मुझे लगता है किसी एक राजनीतिक दल को बड़ा फायदा हो, यह तो मुझे नहीं लगता कि हो। और चूंकि मध्य प्रदेश हो या अन्य जो राज्य हैं, वहां पर विधानसभा के चुनाव आगामी 2 महीने के अंदर होना है, और मुझे लगता है कि उन तो मोहित जी, यदि अभी विधानसभा चुनाव में इसको लागू करते आप तो निश्चित तौर पर फायदा होता, ऐसे सूर्यकांत जी की राय है। लेकिन अब कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जो फिरोज जी कह रहे हैं डर के मारे ले आए आप। हम तो सब काम इनके हिसाब से डर के मारे ही करते हैं, मगर उसका रिजल्ट जब आता है तो फिर इनका सुपड़ा साफ हो जाता है। पता नहीं डर किसको लगता है और किसको लग रहा है। आज बिल प्रस्तुत हुआ है,
कल उस पर बहस होगी, जितने मुद्दे, जितने प्लस और माइनस होंगे वो सब उसमें सदन के पटल पर प्रस्तुत होंगे। तो इतनी चिंता अभी से क्यों है? कल जब इस पर मुद्दे पे अब सदन के पटल में बहस हो जाएगी, आपकी जो आपत्तियां होंगी उसका निराकरण सरकार करने का प्रयास करेगी। जो आपत्ति आपकी वाजिब होगी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अभी से आप चिंतित क्यों हो रहे हैं उसको लेकर? लेकिन आपत्तियां तो अभी से आने लगी ना मोहित जी। एक आपत्ति तो आ गई ओबीसी आरक्षण की, आपके ही पार्टी की नेता उठा रही उमा भारती। अभी आप गुड, मैं उमा जी को धन्यवाद देता हूँ। उमा जी को धन्यवाद, जल्दीबाजी कर देते हो धन्यवाद देता हूँ। हमारे ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आपने धन्यवाद दे दिया था। मैं खुद कह रहा हूँ ना कि हम ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, दूरगामी परिणाम इस देश में आने चाहिए। आप ये बताइए पिछड़ा वर्ग को आरक्षण क्यों दिया गया है? जो जवाब तो ले लीजिए, मैंने उमा भारती का सवाल उन्हीं से पूछा है, आपकी पार्टी से भी ये आवाज उठने लगी है। मोहित जी जवाब दीजिए। मैंने कहा उमा भारती जी को, मिस्टर बंटा डार को मध्य प्रदेश से रवाना करने के लिए भी धन्यवाद दे दीजिए एक आध बार। अरे भैया, आप पढ़े लिखे के क्यों नहीं आए दादा इस बिल के ऊपर? मेरे को और पढ़वा लिखा दिया आपने। मोहित जी सीधा सीधा हाँ या ना में जवाब दो कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण दोगे, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, या नहीं दोगे? हाँ या ना में जवाब दो आप। बिल प्रस्तुत हो जाने दीजिए, उसके प्रावधान तो पहले अरे भाई साहब ड्राफ्ट था। लेकिन फिरोज जी, आपने जो बिल पेश किया था उसमें भी ओबीसी आरक्षण की बात नहीं थी, SC ST की बात थी। अभी तो इस पर चर्चा होगी, संशोधन होगा, और आज आप ओबीसी के कार्ड खेल रहे हो। आपको पता है ना, मुझे पता है। कल बिल प्रस्तुत हो जाने दीजिए, उसके बाद ठीक है मोहित जी, ठीक है, जवाब ले लेता हूं ना। आपने जब पेश किया था तब भी उसमें ओबीसी की बात नहीं थी। ठीक भाई, उमा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उमा जी ने बहुत जायज मांग उठाई है कि पिछड़े वर्ग का इसमें आरक्षण होना चाहिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि शैक्षणिक, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला है, तो महिलाओं में और भी ज्यादा पिछड़ापन है। तो उन महिलाओं को आगे आना चाहिए। और नगरीय निकाय में, पंचायती राज में, पंचायतों में जिस तरीके से आरक्षण महिलाओं को पिछड़े वर्ग की मिला है, संसद और विधायक में भी उनको राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इस बात का, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं अभी पार्टी की अधिकृत लाइन पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है और ये मिलना चाहिए, ये मेरी पुरजोर मांग है। ठीक है, मोदी जी को यदि ये आरक्षण, समझे नहीं आप कि आज आप पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हो, उमा भारती भी बात कर रही हैं, उन्होंने तो विरोध भी किया था जब बिल लाया जा रहा था कि पिछड़ा वर्ग का उसमें समायोजन किया जाए, लेकिन आपकी पार्टी ने पेश किया था उसमें ओबीसी के जिक्र नहीं था, उसमें प्रावधान नहीं था, SC ST का था। लेकिन आप ओबीसी की बात करने लगे क्योंकि चुनाव है। देखिए मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जब पहली बार कोई चीज जनरेशनल चेंज में आ रही थी तो उसको किसी तरीके से एक स्टेप चढ़ाया ऊपर और उसको संसद की संपत्ति बना। तो यही तो जवाब उनका आ रहा है, कभी तो चर्चा हो जाने दीजिए ना, पूरा तो हुआ ही नहीं है। मोहित जी मैं कह रहा हूं ये लेकर गांधी जी का धन्यवाद है, सोनिया गांधी उसमें पहले पेच लगा रहे हैं कि अभी ओबीसी वर्ग को, आप तो महिलाओं का आरक्षण ही नहीं ला पाए। अब जब हम महिलाओं का आरक्षण लेकर आ रहे हैं बिना उसके, अरे भैया आप श्रीमान, मैं आपसे क्या आपके हाथ जोड़ूं दादा, बोलने तो दीजिए। भाई साहब ऐसा है कि आधा काम हमने भी करके दिया है और हम ही ने उसका ड्राफ्ट बनाया, सोच भी हमारी थी। आपकी आरएसएस में एक आध कोई हुआ है क्या? बिल्कुल, नींव तो यही रखते हैं, राम मंदिर की नींव ताला खुलवाया, आपने मंदिर बनवा दिया, महाकाल लोक में शुरुआत इनने की, आपने बनवा दिया। पूरा श्रेय क्यों लेते हो मोहित जी, कुछ तो दे दियो। एक सर संचालक तो बनाओ, मोहन भागवत की जगह किसी महिला को तो बनाओ। श्रेय तो उनका भी बनता है ना, शुरुआत करके गए थे, राजीव जी ने सपना देखा था, महिला को अध्यक्ष आपने पूरा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने, ना जनसंघ, ना जनता पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी में कोई महिला अध्यक्ष बनी आज तक, ना सर संचालक बनी कोई महिला आज तक। ठीक है, आप कहां से कहां पहुंच गए? महिलाओं की भागीदारी नहीं है इनके संघ में, फिर कभी क्या तो पंजीयन नहीं है उस संस्थान का, हमने बनाया। ये तो गाजर की बंसी है, इनको क्या है, भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी है? ये तो गाजर की बंसी है। आ जाने दीजिए। महिला राष्ट्रपति हमने बनाया, महिला लोकसभा स्पीकर हमने बनाया, महिला मुख्यमंत्री हमने बनाई। अरे सर संचालक बनाया क्या? महिला स्पीकर हमने बनाया, महिला प्रधानमंत्री हमने बनाई, महिला राष्ट्रपति हमने बनाई, 5 महिलाएं इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात मत करिए। क्यों, आप क्या हैं उनके सामने?
अरे आप तो कहते हो राष्ट्रीय पंजीयन ही नहीं स्वयंसेवक है। कहता है ये तो या हमारी राष्ट्रीय गाजर की स्वयंसेवक संघ बंसी कहाँ से है। आ गए फिरोज जी? प्लीज मुद्दे से अरे मत ये भटकाओ। वही, अरे भैया वही तो इनकी चीज, वही तो भारतीय जनता पार्टी को चलाता है। आरएसएस तो कहता है ये गाजर की बंसी है हमारे लिए। सुरकांत जी को जब तक दिखाइए, बजट की बजाय सुरकांत नहीं जी। तो इसको खा लेंगे। चौबीस अकबर रोड से 10 जनपद से चलती है कि नहीं चलती दोनों है? श्रेय तो ले रहे हैं, लेकिन ओबीसी वाला नया पेंच आ गया है। उमा भारती भी 50% आरक्षण में ओबीसी वर्ग की बात कर रही है। क्या ये एक तरह से नुकसानदेह साबित हो सकता है? यदि ओबीसी की बात होती है तो बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है। देखिए, उमा भारती स्वयं पिछड़ा वर्ग से आती हैं और वो पिछड़े वर्ग की राजनीति भी करती रही हैं, तो निश्चित रूप से उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन पार्टी और सरकार कहाँ तक उनके मत से सहमत है यह अलग बात है। लेकिन चूंकि जैसा कि अब सदन में कल पेश होगा, चर्चाएं होंगी, उसमें तमाम संशोधन आएंगे, सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर सरकार कितना अमल करती है, उन सुझावों को उस पर कितना शामिल करती है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में खासतौर पर पिछड़ा वर्ग एक चुनावी मुद्दा रहा है, और आपने देखा होगा नगरीय निकाय चुनाव के समय और उसके बाद से लगातार इस वर्ग के आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों श्रेय लेने की होड़ में लगे रहे हैं, ठीक। और तमाम तरह की बातें इसको लेकर होती रही। फिलहाल मामला तो श्रेय कोर्ट तो में है। इसलिए लिया जाता है कि उसका फायदा दिख रहा होता है राजनीतिक दलों को। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिला आरक्षण बिल यानी आदि आबादी को पूरा हक मिल रहा है, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस भी श्रेय ले रही है, कह रही है कि राजीव गांधी ने सपना देखा था। मोदी सरकार इसको पेश करने का श्रेय ले रही है, लेकिन असल बात यह है कि इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। क्या मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका असर दिखेगा या लोकसभा चुनाव पर इसका असर दिखेगा? यदि असर दिखता है तो किसके पाले में जाएगा? शायद यही वजह है कि दोनों राजनीतिक दल, दोनों बड़ी पार्टियां इसका श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई हैं। दोनों ही चाहती हैं कि आदि आबादी को पूरा उनकी मेहनत की वजह से मिला है, उनकी शुरुआत की वजह से मिला है या जिन्होंने दिया है। लेकिन ओबीसी आरक्षण, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भी एक मुद्दा बनता जा रहा है। ये कितना असर डालेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।